काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 करार। भारत और चीन के बीच में 13वें दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता कल। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की ओर और मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर होगी बातचीत। दिपसंग, बुल्गे और डेमचौक मुद्दे के समाधान के साथ दूसरे क्षेत्र में सीमा पर तनाव को कम करने पर होगी बातचीत। समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित किए बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करना संभव नहीं। दिल्ली में भारतीय तटरक्षक गार्ड के सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने के साथ खोज और बचाव कामों में तटरक्षक बल की भूमिका सराहनीय है। सदन में गतिरोध की बजाय सार्थक चर्चा पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। पूर्वोत्तर में सिर्फ 4% महिला विधायकों की संख्या और विधानसभाओं की कम बैठकों पर जताई चिंता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ की कोविड स्थिति की समीक्षा। टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश। अब तक 94 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। और अब खबरें विस्तार से। भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के 4 समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री के बीच में दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का भी फैसला किया। दोनों पक्षों ने भारत डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की भी समीक्षा की।
हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कारोबार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने महामारी के दौरान भी सहयोग जारी रखा। उन्होंने कहा कि डेनिश कंपनियों के लिए भारत नया नहीं है। उन्होंने न सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की प्रगति के लिए जो हमारा विजन है, जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते। I am convinced that India and Denmark have a huge untapped trade and investment potential. And Prime Minister Modi, I am looking forward to continuing our cooperation. दोनों देशों ने कृषि उत्पाद और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित तकनीक में भी सहयोग पर सहमति जताई। भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि संबंधित टेक्नोलॉजी में भी हमने सहयोग करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत फूड सेफ्टी, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर्स, फिशरीज, एक्वाकल्चर आदि अनेक क्षेत्रों की टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाएगा। We also agreed to work even closer together on areas as health and agriculture. Our green cooperation is now a part of a very ambitious 5-year joint action plan. वहीं डेनमार्क के अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का सदस्य बनने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इस संदर्भ में यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि डेनमार्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। हमारे सहयोग में यह एक नया आयाम जुड़ा है। In many ways we have already now also made some very important results when it comes to the fight against climate changes. If we are able to do that for nearly 6 million Danes, imagine what the potential when it comes to 1.4 billion Indians. भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं। दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जल और कचरा प्रबंधन, कृषि, पशुपालन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, स्मार्ट सिटी, पोत क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में आपसी हितों से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। उधर लद्दाख की सीमा पर जारी सैनिक गतिरोध के मद्देनजर भारत और चीन के बीच में अब कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत कल होगी। रविवार को LAC पर चीन के हिस्से वाले मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर यह बातचीत की जाएगी। इस दौरान भारत, दपसंग, बुलवे
और डेमचुक मुद्दे के साथ ही पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव और सैनिकों की संख्या कम करने पर चर्चा करने की संभावना है। 12वें दौर की वार्ता 31 जुलाई को हुई थी और इसमें भारत ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा से सेना और हथियारों को जल्दी हटाने पर जोर दिया था। वार्ता के कुछ ही दिनों के बाद गोगरा से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित किए बिना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था करना संभव नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से आयोजित किए गए समारोह में उन्होंने ये बात कही। रक्षा मंत्री ने 38वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने के साथ खोज और बचाव कार्यों में तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि समय के साथ समुद्र ने समृद्धि की संभावनाओं के साथ साथ कई सुरक्षा चुनौतियों को पैदा किया है, जिसके लिए समय के साथ तटरक्षक बल ने अपने को तैयार किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों और जवानों की वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदक से उनको सम्मानित भी किया। कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इंडिया के मैरीटाइम जोन्स को सेफ, सिक्योर और पॉल्यूशन फ्री रखना हमारी सुरक्षा जरूरतों, इन्वायरमेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ इंश्योर करता है। मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड इन सभी चैलेंजेस को एक साथ सक्सेसफुली एड्रेस कर रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 237 राज्यसभा सदस्यों में से 50 सदस्यों को बदलकर नई समितियों में स्थान दिया है। साल 2021 और 22 के लिए ये बदलाव किए गए हैं। पिछले दिनों ही उपराष्ट्रपति और सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन समितियों में सदस्यों की उपस्थिति और उनकी रुचि के मुताबिक उन्हें समितियों में स्थान देने की बात कही थी। और अब इस बदलाव के पीछे की वजह भी इन सदस्यों के समितियों की बैठकों में खराब उपस्थिति ही मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमें राष्ट्र की भव्य लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि संसद व विधानसभाओं में बढ़ते व्यवधान से लोग हताश हो रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधानसभाएं और संसद नए भारत को आकार देने के लिए प्रभावी उपकरण बने। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पिछले 7 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास यात्रा की सराहना की और क्षेत्र के विकास में लंबी छलांग के लिए 15 सूत्री रास्ता बताया, जिसमें निवेश, आत्मनिर्भरता, सीमा विवादों का समाधान और प्रभावी शासन शामिल है। Towards socio-economic development with completion of several infrastructure and other development projects and many others in progress. This kind of transformation is a clear evidence of resurgence in this important border state in particular and the northeastern region in general. I wish to describe this as NER in NER, which means the new era of resurgence in the northeast region. उपराष्ट्रपति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता परिषदों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर में सिर्फ 4% महिला विधायकों की संख्या और विधानसभाओं की कम बैठकों पर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति ने सदन में गतिरोध के बजाय सार्थक चर्चा पर जोर दिया। We need to focus, all the legislatures across the country should focus on having a meaningful debate and discussion in the House about the issues concerning the state and its people, issues concerning the country and its affairs. The best forum is legislature. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा में कॉफी टेबल बुक अ सिटाडेल ऑफ पीपल द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का विमोचन भी किया। साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय, दूरजी खांडू सभागार और पेपर रिसाइकलिंग इकाई का भी उद्घाटन किया।
उधर रूस की फेडरल असेंबली के उपाध्यक्ष कॉन्स्टेंटिन कोसावचेव ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से मुलाकात रोम में की है। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और रूस के संबंधों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर भी दोनों नेताओं में चर्चा हुई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इन दोनों G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली की राजधानी रोम में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज 19 राज्यों के प्रधान सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी राज्यों से अगले कुछ दिनों में टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जिससे कि देश 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर सके। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से त्योहारों के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि महामारी पर काबू पाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का पालन और टीकाकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बताया कि राज्यों के पास कोविड रोधी टीके की 8 करोड़ से ज्यादा डोज अभी भी उपलब्ध हैं। सरकार ने सिरिंजों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उनके निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया है। 3 महीने के लिए सिर्फ 3 श्रेणियों की सिरिंज पर यह पाबंदी लागू रहेगी। इस बीच देश में कोविड टीकाकरण अब 94 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 80 लाख खुराकें लगाई गई और पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक मरीजों के स्वस्थ होने से कोविड से स्वस्थ होने की दर अब 97.98% हो गई है और पिछले 24 घंटों में 20,000 से कम कोविड से इन्फेक्टेड लोगों के मामले सामने आए हैं। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वर्चुअली सिंधुदुर्ग में चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, MSME मंत्री नारायण राणे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के टेरिटोरियल आर्मी कैंप में रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि टेरिटोरियल आर्मी अपनी स्थापना की 72वीं वर्षगांठ मना रही है और उस मौके पर 75 जवानों और अधिकारियों ने दिल्ली कैंट से लाल किले तक साइकिलिंग करके और रक्तदान करके इसको मनाया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। यहां अवंतीपुर में आज उन्होंने इंटीग्रेटेड रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का शुभारंभ किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। इंफाल पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वो पार्टी को मजबूत करने के लिए गए हैं। जेपी नड्डा कल इंफाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में पराली बेचने के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कि पराली नहीं जलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में केंद्र समर्थित योजनाओं के कामकाज की निगरानी के लिए 39 सदस्यों की समिति को गठित किया है और इसका नाम दिशा रखा गया है। इसमें विपक्षी पार्टी AIADMK के 4 प्रतिनिधि भी हैं। समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। निगरानी समिति की हर 6 महीने में कम से कम 1 बैठक होगी। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ और हाल ही में ताइवान पर चीनी हमले की धमकी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इंडिया ताइवान जर्नलिस्ट कॉन्क्लेव में भारत और ताइवान के पत्रकारों ने हाल ही में चीन की विस्तारवादी नीति पर चिंता जताई।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को अधिकार सौंपा है। पंचायत निकायों को शक्तियों का औपचारिक हस्तांतरण सतत, सहभागी, समावेशी, व्यापक और अधिकारिता यानी कि स्पाइस मॉडल को अपनाकर पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासी निकाय बनाने के लिए किया गया है। उत्तराखंड के दौरे पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने देहरादून में किसानों और उद्यमियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नीतिपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी मारा गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस दल पर गोलीबारी के बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारा गया। आईटीबीपी ने पूर्वी लद्दाख में 2 चोटियों को फतेह किया है। इसमें एक को पूर्व पर्वतारोही डुरबू वांगदुसु का नाम दिया गया है। पर्वतारोहण अभियान शिखर में 4 महिला पर्वतारोही और लद्दाख पुलिस के 2 कर्मियों के साथ 20 पर्वतारोही शामिल थे। हैदराबाद में शुक्रवार की रात को भारी बारिश हुई, जिससे कई नाले ओवरफ्लो हो गए। जल जमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। मुंबई में इको फ्रेंडली दुर्गा पूजा पंडाल को 4.5 लाख लेडी लाइट से सजाया गया है। इन लाइटों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और उसको आसानी से समाप्त किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दुर्गा पूजा पंडाल में अलग अलग थीम दर्शाए गए। एक पंडाल में रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों को चित्र के जरिए दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले के आरोपी आशीष मिश्रा आज सुबह पूछताछ के लिए विशेष जांच दल के सामने पेश हुए, जहां उनसे क्राइम ब्रांच की शाखा में पूछताछ चल रही है। 3 अक्टूबर को हुई इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी हैं। इस मामले में गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। आशीष मिश्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उधर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बीते शनिवार से ड्रग्स से जुड़े एक मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में हैं। सोमवार को मुंबई की एक कोर्ट ने आर्यन की कस्टडी को बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एनसीबी ने डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए पूरे मामले की जांच को निष्पक्ष और कानून के मुताबिक बताया। On the specific information, the team of NCB Mumbai zone raided at International Cruise Terminal, Green Gate, Mumbai and Cordilla cruise ship on 2nd of October and intercepted 8 persons on the spot along with various drugs like cocaine, mephedron, charas, hydroponic weed, MDMA and cash worth 1,33,000. विदेश मंत्री एस जयशंकर कल किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान और आर्मीनिया की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। एस जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर रविवार को किर्गिज पहुंचेंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद किर्गिज गणराज्य की उनकी यह पहली यात्रा है। इस दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ और इसके अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री सोमवार को कजाकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो नूर सुल्तान में होने वाले 6ठे एशिया वार्ता और विश्वास निर्माण उपायों पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन CICA में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ बातचीत भी करेंगे। वे कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री 12 और 13 अक्टूबर को आर्मीनिया का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्री आर्मीनिया के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और आर्मीनिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रणाली में एक बड़े सुधार के तहत भारत समेत 136 देशों ने वैश्विक स्तर पर कर नियमों में पूर्ण बदलाव की सहमति दे दी है। यह व्यवस्था लागू होने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने परिचालन वाले देशों में न्यूनतम 15% की दर से कर देना होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जारी योजना के मुताबिक इस करार के तहत देशों को सभी प्रकार का डिजिटल सेवा कर और इसी तरह के अन्य उपायों को वापस लेने के साथ भविष्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाने की प्रतिबद्धता जतानी होगी। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की 13 अक्टूबर को वॉशिंगटन में बैठक की जानी है, जिसमें इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। यह व्यवस्था 31 दिसंबर 2023 से पहले तक या फिर बहुपक्षीय संधि के प्रभाव में आने तक लागू रहेगी। हालांकि 4 देश जिनमें केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका अभी तक इस समझौते में शामिल नहीं हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अयोध्या में चल रही रामलीला के कुछ दृश्यों के साथ। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। अहंकारी राक्षस, तू अपने ही बुने हुए शब्द जाल की भेंट चढ़ गया है। स्मरण कर वरदान के शब्दों को, मैं न देव हूँ, न मानव, न पशु, ये न दिवस में है, न बाहर चौखट है। तू न आकाश में है, न धरती पर, मेरी जंघा पर है। और मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा।